स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं देनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही शानदार, मजेदार और धमाकेदार, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा ही हॉट एंड शानदार वाला टॉपिक जिसका नाम है बफर विलियन यानी कि बफर सॉल्यूशन। बड़े ध्यान से देखिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहा जाता है कि यदि साम्यावस्था पढ़ रहे हो और बफर विलियन नहीं पढ़ा तो फिर क्या ही साम्यावस्था पढ़ी। तो बड़ा बढ़िया वाला टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर बढ़िया से फिट करने जा रहा हूं, पर क्योंकि ये टॉपिक इसके पहले वाले जो एपिसोड्स हैं यानी कि टॉपिक्स हैं उनसे काफी कुछ कनेक्टेड है, इसलिए एक बार जल्दी से जो है हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद भिड़ते हैं फिर बफर विलियन वाले टॉपिक पर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, कहानी अब तक में हमने कौन सी चीजें देखी हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। कहानी अब तक में हमने क्या क्या देख लिया है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बात बड़ी शानदार है। हम बात कर रहे हैं साम्यावस्था के बारे में, और वो भी कौन सी? तो भैया आयनिक। आप याद करो, इस चैप्टर के हर क्लास में मैंने आपको बताया है कि भाई जिसको आप साम्यावस्था कहते हो उसको हमने दो भाग में क्या किया है, तो डिवाइड कर दिया है। एक है रासायनिक और दूसरी है आपकी आयनिक। अभी हम बात कर रहे हैं आयनिक साम्यावस्था की, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कहानी अब तक, और यह यहां पर क्या क्या हो चुका है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें कि भैया आयनिक विलयन क्या होते हैं, या उससे पहले आयनों के स्रोत क्या होते हैं। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो आयन के जो है राइट, तीन प्रकार के आपके मुख्य रूप से स्रोत होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि भैया ये वो चीज है जहां से हमें आयन्स मिलेंगे, ये वो चीज है जहां से हमें आयन मिलेगा। बात समझ में? कौन से? आपने कहा सर अम्ल है, सर क्षार है, सर लवण है। अरे बाबा, तो आपने कहा सर ये वो सारी चीजें हैं जो बेसिकली आपका जो आयन होता है ना उसके क्या है, तो भाई स्रोत है। मस्त वाली, शानदार वाली, धमाकेदार वाली कहानी। दूसरा हमने ये देखा, ठीक है, कि आयनन, किसी विलयन का आयनन, विलयन, ठीक है, जो कि बेसिकली एक अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, ठीक है, विद्युत अपघट्य है का हमने क्या देखा, तो भैया आयनन देखा। फिर यदि आपको याद हो तो हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखी। हमने कहा कि सुनो, एक अम्ल लेते हैं, राइट। अब जब अम्ल की बात हुई, क्षारक की बात हुई, तो फिर हमारे दिमाग के अंदर आया कि भैया तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट तो यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया। कौन से तीन कॉन्सेप्ट्स थे बाबू? बहुत ध्यान से देखिएगा। आर्रेनियस का, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का, और यदि हम बात करें तो लास्ट में आपके लुईस अंकल का। चलो बहुत बढ़िया वाली बात। तो उस प्रकार के हमने अम्ल और क्षारक देखे। फिर हमने कहा कि भैया अम्ल एवं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, अम्ल 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 एवं क्षारकों का, अम्ल एवं क्षारकों का क्या देख रहे हैं, का आयनन देख रहे हैं। अरे तो हमने कहा भैया अम्ल और क्षारकों का हम आयनन देखेंगे, और यहां से फिर हमारे पास बहुत सारे जो सूत्र है वो निकल कर आए। किस तरीके से निकल कर आए कि भाई यदि आप अम्लों की बात करोगे तो इसके लिए आपको Ka लेना पड़ेगा, यदि आप क्षारकों के लिए बात करोगे तो भैया यहां पर आपको Kb लेना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूले बनाए और हमने कहा कि यार सुनो ना, जब किसी अम्ल को या फिर क्षारक को आप जल के अंदर डालते होगे, क्योंकि अपने आप तो आयनीकृत होने वाले हैं नहीं, तो आप यदि इसे जल के अंदर डालते होगे तो भाई जल का भी आयनन होता होगा। तो हमने जल के आयनन के बारे में भी बात की, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए भैया, जल का आयनन क्या है? तो आपने कहा सर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, क्या पढ़ेंगे बाबू? जल का आयनन। बहुत मजेदार वाली कहानी, जल का आयनन। और यहां से हम निकाल कर आए कितना, तो भाई Kw। यहां से कौन सी चीज निकाल कर आए, तो Kw। और हमने पता किया कि ये जो Kw है वो Ka गुणा कितना है, तो भैया Kb है। हमने एक और चीज देखी कि pH प्लस आपका जो POH है ये किसके बराबर होता है, तो भाई 14 के बराबर होता है। तो हमने कहा यार ये टॉपिक तो मस्त है, इसको भी पढ़ लेते हैं। और बेटा हमने फिर pH के बारे में बात की, जो कि हो गया आपका क्या,
फिर हमने pH के बारे में बात की, जो कि आपका क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ, यहां पर आपका H प्लस होगा, और इत्थे जाकर अपनी जो कहानी है वो कैसी हो गई, खत्म हो गई। फिर हमने सम आयन प्रभाव देखा, फिर हमने जो है द्विक्षारकीय अम्ल और द्विअम्लीय क्षारक के बारे में आयनीकरण देखा, हमने दुर्बल अम्लों का आयनीकरण देखा, हमने दुर्बल जो क्षारक होते हैं उन सब का आयनीकरण देखा। तो देखो भैया टॉपिक बहुत बड़ा है, सॉरी चैप्टर बहुत बड़ा है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स एकदम डीप में एग्जाम्पल के साथ मैंने पढ़ा है। यदि पुरानी वाली क्लासेस आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बड़ा अच्छा चैप्टर है। JEE नीट, CUET और स्कूल की एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अब इस कहानी में आज हम क्या देखने वाले हैं, तो भैया इस कहानी में आज हम क्या देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। इस कहानी में आज हम क्या देखने वाले हैं, इस कहानी में आज हम क्या देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो इस कहानी में आज हम देखेंगे एक बहुत तगड़ा वाला टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट, बफर विलयन। बात किसके करेंगे, बफर विलयन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पीएच अपन अब सब पढ़ चुके हैं ना बाबू, बहुत मस्त वाली बात। पीएच अपन ने पढ़ लिया, ये सारी जो कहानी अपन ने दिमाग के अंदर रगड़ डाली, बिल्कुल प्रैक्टिस कर करके। तो बिल्कुल मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा इस चैप्टर में, बिल्कुल आपको मैं घबराने नहीं दूंगा इस चैप्टर में, बिल्कुल कोनो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बात हो गई कैसे, खत्म। स्टार्ट करेंगे भैया, बहुत मजेदार बात, बफर विलयन के बारे में एक बहुत बढ़िया सा सवाल, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बहुत बढ़िया सा सवाल। ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक बेचारा अम्ल था, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक बेचारा अम्ल, कोई भी ले लो भैया, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक बेचारा अम्ल है H2SO4। हालांकि ये बेचारा नहीं होता, इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स यानी कि सारे के सारे जो रसायन होते हैं उनका राजा कहते हैं, बट फिर भी हमारे पास H2SO4 था, यह आपका एक्वस सॉल्यूशन में था, यानी कि H2O में था। और भाई सीधी सी बात है कि ये 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस इस प्रकार से आयन दे रहा था। आपने कहा हाँ जी सर। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको बहुत ही ध्यान से अपनी खोपड़िया में सेट करोगे, क्या इसका कुछ ना कुछ पीएच होगा? आपने कहा हाँ सर पीएच तो होगा, ठीक है। तो भाई इसका कुछ ना कुछ पीएच होगा, बहुत ध्यान से देखना, इसका कुछ ना कुछ पीएच होगा। इसमें इसने अपने जलीय विलयन में कुछ ना कुछ हाइड्रोजन के जो आयन हैं वो प्रदान किए होंगे और ये बन गया अम्ल, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यदि, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि हमने किसमें कोई और अम्ल या फिर क्षार डाल दिया तो यदि हमने यदि हमने इस विलयन में, अरे बाबा बहुत मजेदार कहानी, हमने कहा यदि इस विलयन में, यदि हमने इस विलयन में, किस विलयन में, तो H2SO4 के विलयन में, तो मैं कह रहा हूं यदि हमने इस विलयन में अतिरिक्त एक्स्ट्रा, राइट, यदि हमने इस विलयन में एक्स्ट्रा कुछ HCl मिला दिया, NaOH मिला दिया, मैं कह रहा हूं भाई H2SO4 ही मिला दिया, तो क्या होगा? हमने यदि ये सारी चीजें इसमें मिला दी तो सवाल पैदा होता है कि कुछ तो होगा ना बाबू, ये मिला ही दिया, बताओ जरा क्या होगा। यदि हमने इस विलयन में एक्स्ट्रा HCl, NaOH और H2SO4 मिला दिया तो बताओ भैया क्या होगा? तो आप कहोगे सर जैसे आप कोई और चीज मिलाएंगे H प्लस और OH माइनस के आयनों की संख्या में परिवर्तन होगा, तो उसको भी अपन लिख देते हैं, H प्लस OH माइनस के आयनों की संख्या में क्या होगा? आपने कहा सर परिवर्तन होगा। बात तो भैया H प्लस और OH माइनस के जो भी आयन है उनकी संख्या में क्या होगा? आपने कहा सर बहुत सिंपल सी कहानी है,
परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही वाली बात। अब यदि परिवर्तन होगा मतलब जब आयनों की संख्या में परिवर्तन होगा, राइट, तो पीएच में भी परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। आपने कहा हाँ सर, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। मैं सब कुछ लिख भी दे रहा हूं, मैं बोल तो रहा ही हूं, सब कुछ आपके सामने लिख भी दे रहा हूं ताकि आपके खोपड़ी में जाके सेट हो जाए मामला। ठीक है, अब देखो, तो कोई भी अम्ल हो, कोई भी क्षार हो, कोई भी चीज हो, यदि उसमें आप बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो इससे होगा क्या? H+ और OH- के जो भी आयन होंगे उनकी संख्या में भैया परिवर्तन आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और इससे पीएच में परिवर्तन हो जाएगा। पर यह बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, पर कुछ ऐसे विलयन होते हैं बबुआ, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, कुछ ऐसे विलयन होते हैं, कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत एसिड बेस मिला भी दो, कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत अम्ल और क्षारक मिला भी दो, तो भी उसके पीएच में कोनो परिवर्तन नहीं आता है, और ऐसे ही विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बफर विलयन कहते हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत H+ OH- मिला भी देते हो, मिला भी दिया तो भी उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और यदि ऐसा विलयन बन रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बफर विलयन बोलेंगे। तो यदि एक लाइन की हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, राइट, तो अल्प मात्रा में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जिस विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में एसिड या बेस मिलाने पर भी उसके पीएच में परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे विलयन को, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हम बफर विलयन या फिर बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इतनी सिंपल सी ये कहानी है। अब इसके उदाहरण हमें देखने पड़ेंगे। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। चलो, तो भाई बफर विलयन को समझने के लिए डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई। अब बफर विलयन के ना जो प्रकार होते हैं ना, उसको समझने के लिए हमें कुछ एक चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक, और इनसे बनने वाले आपके जो लवण होते हैं यानी कि नमक होते हैं, वो अपने को क्या करने पड़ेंगे भैया? समझने पड़ेंगे। वो अपन समझ लेंगे। पहले काम करो ना, डेफिनेशन तो नोट करो। कहां है डेफिनेशन? ये है डेफिनेशन, आज ऐसा विलयन, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें सूक्ष्म मात्रा में, अल्प मात्रा में यदि आप अम्ल या फिर क्षारक मिला भी देते हो तो इसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं भाई? बफर सॉल्यूशन या फिर बफर विलयन कहते हैं। ये डेफिनेशन नोट करो ना, मस्त वाली बात। क्या बात समझ में आ रही है? और पीएच में यदि परिवर्तन नहीं आएगा, इसका मतलब यदि वो उदासीन है, वो उदासीन बना रहेगा, यदि वो अम्लीय है, अम्लीय बना रहेगा, यदि वो क्षारीय है, वो क्षारीय बना रहेगा। तो सीधी बात ये कि टच से मस नहीं होता जिसका पीएच, थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा बेस मिलाया पर उसके पीएच में कोनो परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वही कहलाएगा आपका बफर सॉल्यूशन या बफर विलयन। पर बहुत सारे बच्चे सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेते हैं, और जब बात उदाहरण की होती है तो वहां पर जाकर अटक जाते हैं। उस कहानी को हम लोग अभी देखने वाले हैं। आइए, मस्त वाली बात। तो बफर सॉल्यूशन या बफर विलयन को समझने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के जो अम्ल होते हैं, लवण होते हैं और क्षार होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। चलो भैया, शुरुआत करते हैं इसकी और बात करते हैं। सबसे पहले ओए ओए ओए, रुको रुको, इसको यहां से उठाया और ये इसको यहां पर मैंने ऐसे पटक दिया, ठीक है, और इस वाले को उठाया और इसको मैंने थोड़ा सा छुटका कर दिया, इसको ये यहां पर मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद इसको अपन ने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। चलो, और इस कहानी को अपन आगे लेकर चलेंगे भैया। अम्ल एवं अम्ल एवं क्षारकों के प्रकार।
मैंने कहा भाई अम्ल और क्षारक जितने भी है इनके हम किसके बारे में बात करेंगे, तो भैया प्रकार के बारे में बात करेंगे। 2-3 प्रकार के होते हैं, रगड़ देंगे अभी अपन इसको, ठीक है। आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं बाबू सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक तरफ अम्ल की, ज्यादा नहीं है, बड़े घिसे पिटे उदाहरण है यहां पर, और एक तरफ हम बात करते हैं क्षारक की। अब अम्ल में जब देखोगे तो भाई देखो प्रबल बहुत सारे होते हैं, इन सबको आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो बेटा। तो प्रबल में कौन से आ जाएंगे, तो एक तो हमारा फेवरेट क्यूट सा हमारा H2SO4 हो गया, फिर HCl हो गया, फिर HNO3 हो गया, ये 3 ले लो आप, कोई दुख दर्द परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब आते हैं दुर्बल पे। चलो, तो दुर्बल पे यदि हम जाएंगे तो भाई हमें कौन सी चीज मिलेगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दुर्बल पे अपने पास हो जाएगा कौन सा, तो एक तो हो जाएगा CH3COOH, सबसे ज्यादा उदाहरण यहीं पे मिलेंगे आपको, राइट। और कौन सा हो जाएगा, तो भाई HOOCOOH, और कौन सा हो जाएगा, तो H2CO3, जिसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल भी बोलते हैं। ये हमारा कैसा हो जाएगा, तो दुर्बल हमारा अम्ल हो जाएगा। यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन सब पहले से पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो खेल है ना वो शुरू होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्षारक में यदि हम प्रबल की बात करते हैं तो भाई प्रबल क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर NaOH, और क्या हो जाएगा, तो CaOH2 जिसे हम चूने का पानी कहते हैं, और क्या हो जाएगा, तो भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम लोग MgOH2 कहते हैं। कुछ दुर्बल भी होंगे, आ जाओ, और कुछ दुर्बल भी हमने लिख दिए, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैं NH4, और ये यहां पर OH कह रहा हूं। तो ये कैसा हो गया हमारा, भाई दुर्बल क्षारक हो गया। क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम कक्षा 10वीं में हुआ करते थे तब हम लोगों ने अम्ल, क्षारक और लवण वाला एक चैप्टर पढ़ा था जो कि बहुत शानदार था। वहां पर हमने एक बड़ी सिंपल सी चीज पढ़ी थी, क्या होता है जब एक अम्ल एक क्षारक से क्या करता है, तो भैया रिएक्शन करता है। एक अम्ल जो है वो एक क्षारक से जिस प्रकार से रिएक्शन करेगा, तब हम उस रिएक्शन को बोलते थे उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोलो यस सर। तो भाई हमने एक सिंपल सा रूल बनाया, बहुत ध्यान से देखेंगे बाबू, ठीक है। हमने एक सिंपल सा रूल बनाया, हमने कहा भैया सुनो, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। चलो करते हैं बात, बताना बहुत जरूरी है। चलिए, तो हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। चलिए, और इसमें हमने एक चीज दिमाग के अंदर फिट की कि आपका जो अम्ल होगा जब वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो भाई क्षारक के साथ में। आपका जो अम्ल होगा जब वो रिएक्शन किसके साथ में करेगा, तो क्षारक के साथ में। तो भाई सीधी सी बात है कि यहां पर आपको लवण मिलेगा और यहां पर आपको जो है जल मिलेगा। ऐसी वाली कहानी हम देख चुके थे, कि एक अम्ल को जब आप एक क्षारक से रिएक्शन करवाओगे तो भाई आपको लवण मिलेगा और साथ में कौन सी चीज मिलेगी, जल मिलेगा। पर यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि भैया ये 4 तरीकों से होता है। कितने तरीकों से, 4 तरीकों से। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कितने तरीकों से होगा, 4 तरीकों से। यदि ये कहानी आपके समझ में आ गई तो इसके बाद बफर सॉल्यूशन आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी अपने को इसको मिस नहीं करना है। चलिए भाई, तो अम्ल और क्षारक को जब मैंने मिलाया आपस में तो मुझे क्या मिला भाई, लवण मिला और जल मिला। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है, तो भैया मेरे पास इतने ऑप्शन है। ध्यान से देखना, मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, और ये 4 ऑप्शंस कौन से हैं, चलो यहीं से कर लेते हैं। तो यदि हमारे पास प्रबल अम्ल मिलेगा, ठीक है, लिख देते हैं। तो भैया यदि हमारे पास प्रबल अम्ल है और हमारे पास यदि प्रबल क्षार है, ठीक, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार यदि है, तो हमें जो लवण मिलेगा वो उदासीन मिलेगा। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे भाई जल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? तो ये पहली वाली सिचुएशन थी। एक काम करते हैं अपन, यहां पे एक गोला भी बना देते हैं। काहे घबराते हो बाबू, आ जाओ। ये बना दिया, इसके नीचे एक लिख देता हूं, इसके भी नीचे एक लिख देता हूं, और उसके नीचे फिर मैं उदाहरण लेने वाला हूं। तो मैंने कहा भाई जैसे ही मैंने प्रबल क्षारक को प्रबल अम्ल से मिलाया तो मुझे क्या मिला, उदासीन लवण मिला। ना तो ये अम्लीय होगा
और ना ही ये क्षारीय होगा। ये पीएच पे 7 के बिल्कुल भी आसपास में पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। पर हमने कहा कि सुनो, यदि हमारे पास दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है और इसके साथ दुर्बल क्षारक ही है, तो फिर आपको क्या मिलेगा? तो आपने कहा सर फिर से हमें उदासीन लवण और कौन सी चीज मिलेगी? जल मिलेगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जो है, अभी उदाहरण के साथ भी करेंगे इस चीज को हम, तो प्रबल प्रबल मिलकर भी उदासीन और दुर्बल दुर्बल मिलकर भी उदासीन, क्योंकि जो प्रबल है वो प्रबल को काट देगा, जो दुर्बल है वो दुर्बल को सफाया कर देगा। अब आते हैं अगले वाले कहानी पर, आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि भैया क्या हो यदि प्रबल अम्ल आपका रिएक्शन करता है एक दुर्बल किसके साथ में? तो क्षार के साथ में। अरे बाबा, तो अब आपको अम्लीय, देखो प्रबल अम्ल है ना, तो इसका पीएच जो होगा वो 7 से कम आएगा, राइट? और आप इसको बोलेंगे अम्लीय लवण मिलेगा सर, और साथ में कौन सी चीज मिलेगी सर? तो भैया जल मिल गया। चलो, इसी तरीके से यदि मैं कहता हूं कि दुर्बल अम्ल हमारे पास में है और ये दुर्बल अम्ल यदि आपके प्रबल क्षारक के साथ मिलता है, उदाहरण अभी हम करने वाले हैं, तो बताओ जरा क्या होगा? बताओ बताओ। दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, तो इस समय पर जो हमें लवण मिलेगा, राइट, नमक जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? तो भाई क्षारीय मिलेगा, लवण मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। और ये यहां पर कौन सी चीज है? तो भैया जल है। दैट्स ऑल। ये 4 कहानियां अपने सामने हैं, ये 4 कहानियां अपने सामने हैं और सबके उदाहरण वहां पर दिए गए हैं। अब तो हम जो चाहे वो बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक प्रबल अम्ल उठाते हैं, HCl उठाते हैं। आओ, HCl प्रबल अम्ल उठाया, साथ में एक दुर्बल क्षार उठाते हैं, NH4OH उठाया। ओके भैया, NH4OH उठाया, एक प्रबल अम्ल उठाया, एक दुर्बल क्षार उठाया। होगा क्या? तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी बच्चे, OH यहां पर दिया है, H यहां पर दिया है, इन दोनों को हो जाएगा आपस में प्यार और ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? तो भाई जल बना लेंगे। OH और H मिलकर आपस में जल बना लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। चलो इसके दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। ओके जी, चलिए दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है कि अब यहां से OH निकल गया, यहां से आपका H निकल गया, तो ये क्या हो गया? तो भाई ये हो गया NH4Cl और साथ में आपको H2O मिला। तो ये लवण तो आपको मिला, पर ये कैसा होगा? तो आपने कहा सर देखिए प्रबल अम्ल था, दुर्बल क्षार था, तो ये हमारा अम्लीय लवण होगा। बात समझ में आई? तो ये कैसा लवण होगा? तो आपने कहा सर ये अम्लीय लवण होगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये मैं एक तरफ हो गया भैया, इसको आप कॉपी में सबसे पहले नोट करो, स्क्रीन वीडियो को रोक लो या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट करो। कर लिया? ठीक है, अब एक काम करो, आपके पास में प्रबल अम्ल है बेटा, दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है और दुर्बल क्षारक भी है, और चारों फॉर्मूले भी यहां पर लिखे हुए हैं। कोई भी लेकर आपस में ऐसे वाले 4 रिएक्शन करके बताओ, मतलब प्रबल की प्रबल से, दुर्बल अम्ल की दुर्बल, ये चारों जो रिएक्शन यहां पर दी हुई है अपने से अपनी कॉपी में कर लो, क्योंकि उसके बाद आपकी कॉपी में जो लिखा होगा ना, बस वही आज की क्लास में अपने को पढ़ना है। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, इतना नोट करो पहले। चलो डन। आपने कहा हाँ जी सर, एकदम डन डनाडन, एकदम चकाचक, एकदम मजेदार, राइट? आप इसे अपनी कॉपी में क्या करेंगे? तो भैया नोट करेंगे, है ना? बढ़िया से, बहुत मस्त वाली चीज लिखी है मैंने यहां पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो चारों रिएक्शन इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं, है ना? और वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से 4 ऑप्शंस हैं। चल, तो मैंने कहा कि हम यहां पर गोले बनाएंगे। पहला गोला भैया, दूसरा गोला, ये हमारा तीसरा गोला और ये हमारा चौथा गोला। क्या पहले गोले को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दें? हाँ जी। दूसरे वाले को भी थोड़ा सा, हाँ जी। तीसरे वाले को भी थोड़ा सा, हाँ जी। और चौथे वाले को भी थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ क्या कर दिया? तो भाई शिफ्ट कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा।
आपने जो उदाहरण लिए है उसमें मैं एक काम करता हूं, ये मैंने पहला लिया है HCl और इसके साथ में मैंने क्या लिया हुआ है, तो भाई सीधी सी बात है NH4OH लिया है। अब मुझे कौन सी चीज मिलेगी, तो भाई मुझे मिलेगा यहां पर NH4Cl प्लस यहां पर H2O। प्रबल दुर्बल अम्लीय, मैं ले रहा हूं यहां पर CH3COOH और इसे मैं मिला रहा हूं किसके साथ में, तो भैया NaOH के साथ में। दुर्बल प्रबल, एक क्षार है और एक कैसा है आपका, तो भाई अम्ल है। चलो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा CH3COO यहां पर Na और बेटा ये हो जाएगा आपका H2। एक और उदाहरण लेते हैं, CH3COOH और साथ में आपको मिलाया जा रहा है NH4OH। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, बड़ी रेयर रिएक्शन है पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3COO, जहां पर S था उसकी जगह पर अब आपका NH4 हो जाएगा और साथ में आपको क्या मिलेगा, तो भैया H2O मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर। अब मेरे पास में है HCl और साथ में है मेरे पास NaOH और ये हमें क्या देगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो भैया NaCl देगा और साथ में अपने पास H2O। एकदम मामला चकाचक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इस पूरे का नाम क्या होगा बेटा, तो ये पूरा जो है ये क्या कहलाएगा आपका, NH4Cl है ना, किससे मिला है, प्रबल और दुर्बल से मिला है, तो ये हमारा अम्लीय लवण होगा। कुछ इसी तरीके से इधर वाला जो है ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर देखिए ये आपका दुर्बल था, दुर्बल अम्ल था और ये वाला आपका प्रबल क्षार था, तो प्रबल क्षार जो है उसका असर ज्यादा होगा तो अब ये क्षारीय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया क्षारीय लवण। जय बात। ये कैसा होगा, तो भाई ये और ये दोनों ही कैसे होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, उदासीन होंगे। क्या ये कहानी आपके समझ में आ गई, आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और फिर इसके बाद हम लेते हैं थोड़ा सा मजा, ठीक है, नोट करो। जय बात। तो भैया इस तरीके से हमने सारे प्रकार के उदाहरण देख लिए। अब हम चलते हैं कि ये जो बफर विलयन हमारा होता है इसके कौन से प्रकार होते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा वो बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में सीधे सीधे एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। राइट, चलिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया सिंपल बफर की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एकदम सिंपल बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, सरल बफर के बारे में बात करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास दुर्बल अम्ल का क्या है, हमारे पास दुर्बल अम्ल का क्या है, तो भाई लवण है, और हमारे पास दुर्बल क्षार का लवण है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के जो भी लवण आपके होंगे, राइट, वो सब क्या दर्शाएंगे, आपके सरल बफर दर्शाएंगे। उदाहरण से समझेंगे कहानी और सटीक हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम एसीटेट। अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम एसीटेट जो है, राइट, अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम एसीटेट जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, तो भैया सरल बफर बनाएंगे। और ये दोनों ही लवण किससे मिलकर बने हैं, तो भैया दुर्बल अम्ल से और दुर्बल क्षारक से बनाते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलो, तो कहां पर लिख दूं इसको मैं, क्या मेरे पास कोई जगह बाकी है, क्या मुझे कोई जगह दिख रही है, हाँ जी, ऊपर मुझे दिख रही है। तो भाई मैंने कहा मेरे पास एक दुर्बल अम्ल है जो कि बना रहा है अमोनियम कार्बोनेट। बहुत ध्यान से देखना भैया 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 भैया, देखो मेरे पास NH4 है और ये यहां पर OH है, तो ये कौन हो गया, तो आपने कहा सर ये दुर्बल क्षार हो गया। अच्छा, इसके साथ में हम क्या मिलाते हैं, तो भाई H2CO3 हम मिलाते हैं, जो कि एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। दुर्बल क्षार को दुर्बल अम्ल से आपने मिलाया तो भाई बेसिकली बनेगा क्या, तो ये आपको मिल जाएगा भैया NH4 और यहां पर आपको 2 मिल जाएगा, यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहां पर आपको मिल जाएगा CO3 और साथ में आपको मिल जाएगा 2H2। क्या ये बात आपके समझ में आई, आपने कहा हाँ जी सर। तो ये जो चीज हमें इधर मिली, ये मिला हमको एक लवण। ये हमें कौन सी चीज मिली, तो आपने कहा सर एक लवण जो है वो अपने को मिल चुका है, जिसमें कि एक हमारे पास दुर्बल क्या था, तो भैया क्षार था, और एक हमारे पास क्या था, तो दुर्बल अम्ल था। एक तरफ दुर्बल क्षार था और एक तरफ क्या था, तो आपने कहा सर दुर्बल अम्ल था। दैट्स ऑल। तो दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल का जो भी लवण आपको मिला, राइट, वो आपका सरल बफर
यानी कि सिंपल बफर जो है वो शो करेगा। एक और उदाहरण है अमोनियम एसीटेट बनने वाला। अमोनियम एसीटेट भी बना लेते हैं भैया। फिर अपने को दो उदाहरण चाहिए, तो मैंने कहा यार CH3COOH है, इसकी रिएक्शन कराओ NH4OH के साथ में। दोनों के दोनों कैसे हैं? वीक हैं, दुर्बल है। बहुत बढ़िया। दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला? तो CH3COO और ये यहां पर आपका NH4 और साथ में आपको H2O मिल गया। तो ये जो चीज आपको मिली, ये भी क्या मिला? तो आपने कहा सर लवण मिल गया, खत्म बात। और किससे मिला? तो भाई सीधी सी बात है, ये भी आपका दुर्बल क्षार होगा और ये वाला आपका दुर्बल अम्ल होगा। उल्टा हो गया क्या बाबू? हाँ जी, दुर्बल अम्ल होगा और ये वाला जो है ये दुर्बल क्षार होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये जो आपको जो लवण मिलेंगे, राइट, ये सब आपके दर्शाएंगे क्या? सिंपल बफर। पर ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कहानी हो जाती है कहां से? अच्छे टाइप के जो बफर है वो माने जाते हैं आपके मिश्रित बफर। अच्छे टाइप के जो बफर विलियन है, जिसमें आप थोड़ा बहुत एसिड मिला दो, थोड़ा बहुत बेस मिला दो, इनके पीएच में कौनो परिवर्तन नहीं आता है, उनको हम क्या कहते हैं भैया? मिश्रित बफर कहते हैं, यानी कि मिक्स्ड बफर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये किसी दो संगठनों का आपस में मिश्रण हो सकता है और यह अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप सरल बफर नोट करेंगे, ये दोनों उदाहरण अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम चलेंगे किसकी तरफ? मिक्स्ड बफर यानी कि मिश्रित बफर की तरफ। बहुत बढ़िया से नोट करेंगे। चलो डन। हाँ जी सर, चलिए भैया और आगे बढ़ेंगे। अब कहा बात हो रही है किसके बारे में? तो भाई मिश्रित बफर जो है वो आपके दो प्रकार के होंगे मुख्य रूप से, अम्लीय होगा और दूसरा आपका क्षारीय होगा। अब अम्लीय बफर क्या होगा? तो ये होगा बेटा दुर्बल अम्ल और उसके प्रबल क्षार से बने हुए लवण। कंफ्यूज आ गए ना? बोलो यस सर, कंफ्यूज आ गए। क्या लिखा हुआ है? एक तो दुर्बल अम्ल है और उसके प्रबल क्षार से बने हुए लवण की सममोलर मात्रा से बने हुए आपके जितने भी बफर विलियन होते हैं उनको हम अम्लीय बफर कहते हैं। तो एक इसमें दुर्बल अम्ल होना ही चाहिए। एक क्या होना चाहिए? तो आपने कहा सर दुर्बल अम्ल। एक दुर्बल अम्ल लेते हैं। चलो, तो भाई एक होना चाहिए आपका दुर्बल अम्ल। कौन सा ले लिया? दो लिखवाए थे, बहुत ध्यान से देखो बेटा। दुर्बल अम्ल में आपके पास में ये तीन है, इसमें से हम एसिटिक एसिड उठाते हैं पहले। चलो उठा लिया हमने CH3COOH, ये आपका दुर्बल अम्ल। प्लस आप कह रहे हो कि इसके ही प्रबल क्षार से मिला हुआ लवण, इसी के प्रबल क्षार से, इसको जब आप प्रबल क्षार से, देखो कोई भी अम्ल हो उसको आप क्षार से मिलाओगे तो लवण आपको मिलेगा। बात समझ में? तो इसी को जब आप किसी प्रबल क्षार से मिलाओगे, रे बाबा बहुत सिंपल, जब इसी को आप किसी प्रबल क्षार से मिलाओगे, राइट, तो जो लवण मिलेगा वो कौन सा होगा? CH3COO और ये यहां पर आपका Na और ये यहां पर आपका H2O। तो ये जो आपको लवण मिला 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 मिला, इसको यदि आप यहां पर लिख देते हो, ठीक है, तो दुर्बल अम्ल को किसके साथ मिलाया था? प्रबल क्षार से मिलाया था, प्रबल क्षार से मिलाया था। तो जो आपको लवण मिला था वो कौन सा था? तो आपने कहा सर ये वाला था, CH3COONA। तो ये दोनों जो है ये क्या कहलाएंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो है वो आपस में मिलकर क्या कहलाएंगे? एसिडिक बफर कहलाएंगे। बस ये आगे की कहानी बहुत सिंपल है, इसके बाद की जो कहानी है वो एकदम हलवा है, बहुत ही सिंपल है। पर अपने को फोकस कहां पर करना है? बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, अपने को फोकस करना है इस डेफिनेशन पे, और इसको कोई नहीं रटेगा। बहुत सिंपल सी कहानी है। एक दुर्बल अम्ल उठाइए, आपने कहा हाँ जी सर ये रहा दुर्बल अम्ल। ये कौन सी चीज रही? दुर्बल अम्ल। और इसी दुर्बल अम्ल को आप एक प्रबल क्षारक के साथ क्या कर दो? रिएक्शन करवा दो। इसी दुर्बल अम्ल को आप एक प्रबल क्षारक के साथ रिएक्शन करवा दो, अब आपको एक लवण मिलेगा ना। कैसा होगा? तो भैया आपका क्षारकीय लवण होगा। ठीक है, तो ये लवण कैसा होगा? तो ये यहां पर लिख देता हूं, दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो ये क्षारीय लवण। क्षारीय कैसा होगा? तो आपने कहा सर लवण होगा। तो दुर्बल अम्ल और क्षारीय लवण यदि आप आपस में मिलाएंगे तो जो आपको अम्लीय बफर मिलेगा वो कैसा होगा आपका? राइट, जो आपको बफर मिलेगा वो आपका अम्लीय होगा। पर एक चीज याद रखनी है कि जो दोनों की मूलरता है वो सममूलर होनी चाहिए।
एक समान मूलरता, एक समान क्या होनी चाहिए भाई? मूलरता जो है बाबू, राइट बोलो यस सर, वो एक समान होनी चाहिए। नोट करेंगे। तो सबसे पहला जो लिखा है उसका उदाहरण तो हमने ही लिख दिया, इसके बाद हम सारे बना लेते हैं। ठीक है, चलो डन 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 डन। चलिए भैया, तो एक काम करते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है H3PO4 के साथ में सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट क्या होगा? तो भैया ये हो जाएगा आपका Na3PO4, ये हमारा सोडियम फॉस्फेट है। तो ये क्या है? तो आपने कहा सर ये दुर्बल अम्ल है, और उसके साथ हमने क्या मिला दिया? तो भैया प्रबल क्षार नहीं, प्रबल क्षार से मिला हुआ लवण। प्रबल क्षार आपके पास जो भी था उसकी रिएक्शन कराई, तो उससे जो लवण मिला वो ये मिला। एक और उदाहरण अपने सामने है जिसको मैं ऑलरेडी यहां पर लिख चुका हूं, ये इस पर एरो लगा दो, बाकी के दोनों आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। अब ये काम कैसे करता है इस पर आते हैं थोड़ा सा, और ये चारों ही एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से नोट करना, रटने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलो डन। हाँ जी सर, आओ भैया बनाते हैं माहौल, और एक बार क्षारीय बफर जो है वो भी क्या देख लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि ये भी क्या होगा? आपका दुर्बल क्षार होगा। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा प्लस अम्लीय लवण होगा। दुर्बल क्षार होगा, राइट, के साथ में क्या होगा? तो भाई अम्लीय लवण होगा। और अम्लीय लवण कब मिलेगा अपने को? अम्लीय लवण हमें कब मिलेगा? तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब आपका क्षार जो है वो दुर्बल होगा और आपका अम्ल जो है वो प्रबल होगा। तो एक दुर्बल क्षार लेते हैं, जैसे कि आपका NaOH, नहीं NH4OH, NaOH तो जो है आपका प्रबल क्षार हो गया, और इसी का हम अम्लीय लवण लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भैया, मेरे को NH4OH लेना पड़ेगा और इसको मुझे HCl से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और मैं कह रहा हूं अम्लीय लवण है बाबू। अम्लीय है इसका मतलब कि प्रबल अम्ल रहा होगा और दुर्बल आपका क्षार रहा होगा। मजेदार। तो ये हो जाएगा आपका NH4Cl और साथ में H2O। तो किससे मिलकर बना? तो आपने कहा सर दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल, तो ये अम्लीय लवण हो गया, तो इसको यहां पर पटक दो। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा नहीं OH नहीं, Cl आएगा। तो ये दोनों जो मिलकर आपस में बनाएंगे भाई, ये आपका क्या कहलाएगा? तो क्षारीय बफर कहलाएगा। क्लियर? बहुत मजेदार बात। देखो अमोनियम ये लिखा हुआ है यहां पर, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो भैया NH4OH है, साथ में अमोनियम क्लोराइड क्या है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, NH4 है और ये यहां पर Cl है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो आपने कहा सर NH4OH है, और इसको आपने किससे मिलाया? इसको जब आप किससे मिलाओगे, ध्यान से देखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप HNO3 से मिलाओगे, अमोनियम नाइट्रेट लिखा है ना, तो ये नाइट्रेट कहां से आया होगा? तो नाइट्रिक अम्ल से आया होगा। तो ये क्या बना लेगा? अमोनियम नाइट्रेट साथ में H2O। तो ये लिख देंगे हम अमोनियम नाइट्रेट, NH4 और NO3। तो ये हो गई अपनी मस्त वाली डेफिनेशन कि भैया दुर्बल क्षार और अम्लीय लवण। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख लेते हैं दुर्बल क्षार और प्रबल लवण। भैया वैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रबल आपका अम्ल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्बल क्षार अम्लीय लवण, तो एक आपका क्षार होगा, एक आपका लवण होगा। यदि हम बात करते हैं क्षारीय बफर की, एक आपका, यदि हम अम्लीय के बफर की बात करेंगे तो एक हमारा अम्ल होगा और एक हमारा जो है क्या होगा? लवण होगा। ठीक है, चलो क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये यहां पर नोट करने वाली एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देखेंगे कि भैया मिश्रित बफर जो होता है इसका पीएच नियंत्रित करने में सरल बफर जो होता है इससे कहीं ज्यादा ये कैसा होता है? तो भाई सक्षम होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और बस अब ये सारी चीजें अपन सीख चुके हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि बफर क्रिया यानी कि बफर एक्शन किस प्रकार से होती है। मतलब ये कि जब आप H+ या OH- आयन बाहर से डालते हो
जब आप किसी बफर विलयन में अचानक से बाहर से आप जो है एक एसिड या फिर बेस डाल देते हो तो किस प्रकार से पीएच फिर भी नियंत्रित रहता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, बफर विलयन या बफर विलयन की क्रिया यानी कि बफर क्रिया। बात समझ में आई? तो बफर विलयन की वह क्षमता जो सूक्ष्म मात्रा में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब H+ एवं OH- आयन को H+ और OH- आयन को समान बनाए रखती है, भले ही आप कुछ भी बाहर से मिला दो। रखना बफर विलयन की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। तो हमने कहा भैया ऐसा कुछ हो रहा है कि अब बाहर से H+ मिलाओगे तो भी H+ की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, बाहर से आप OH- मिलाओगे तो भी OH- की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। तो पहली बात क्लियर, दूसरी बात क्लियर। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यदि आपका पीएच जो है वो नियंत्रित है, पीएच यदि स्थिर बना हुआ है, इसका मतलब H+ और OH- की आयन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यदि आप बाहर से समझते हैं इस कहानी को, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास है, ये वाला उदाहरण ले लेते हैं अपन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। चलो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और इसके साथ में अमोनियम क्लोराइड है। उदाहरण देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो मैं कह रहा हूं भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है, और इसके पास मान लेते हैं कि OH की संख्या, मान लेते हैं बेटा, ये सिर्फ समझने के लिए, कहानी समझने के लिए, राइट। तो OH- की जो संख्या है वो कितनी है, तो अपन ने कहा भैया 40 है, 40 आयन है। अब ना मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है और 1 मिनट में खोपड़िया के अंदर सेट कर रहा हूं, और ध्यान से देखना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का आपके पास एक बफर विलयन है, ठीक है जी, बफर विलयन है, ठीक है जी। समझने के लिए, हालांकि बहुत ज्यादा होती है, बट ये बात समझने के लिए हम कहते हैं कि OH- की जो संख्या है वो आपके पास 40 आयन है, आपके पास 40 ऐसे आयन हैं जो OH- के हैं। अब यदि मैं बाहर से कुछ खेल खेलूंगा तो ये खेल पूरा बदल जाएगा। कैसे? यदि अम्ल मिलाते हैं, इधर लिखते हैं इसको, रुको। यदि मैंने कहा भैया अम्ल मिलाते हैं, और दूसरा यदि क्षार मिलाते हैं, तो मैं कह रहा हूं यदि हमने अम्ल मिलाया तो कुछ होगा ना, यदि हमने अम्ल मिलाया तो H+ बढ़ जाएंगे, यदि हमने H+ अम्ल मिलाया तो भाई H+ बढ़ेंगे, तो OH- कम कर देंगे, H+ जब आएगा तो OH- को खा जाएगा, दोनों आपस में मिलकर जो है क्या करेंगे, पानी पानी बनाएंगे। बात समझ में? तो H+ आयन बढ़ेगा तो OH- कम होगा, ठीक है, तो ये 40 से कम हो जाएगा, 40 से कम। यदि हम इसमें क्षार मिलाते हैं तो OH- जो है ये बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया जी, कॉमन सेंस वाली बात जी। तो OH- जो है वो ज्यादा हो जाएगा, 40 से ज्यादा। तो भैया OH- के आयन में कमी आए या बढ़ोतरी आए, पीएच में परिवर्तन होगा, पर कुछ ऐसा होता है इन विलयनों के अंदर, पर कुछ ऐसा होता है इन विलयनों के अंदर जो ये OH के जो आयन हैं, OH- के जो आयन हैं, उसको एक समान बनाए रखता है, और ऐसा कुछ होने को ही अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, तो ऐसा ही कुछ होने को अब हम क्या करने वाले हैं, तो भाई पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट करो, बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, ये डेफिनेशन भी नोट कर लो, कैसे होता है बता रहा हूं। चलो चलिए भाई, तो इसके लिए काम करते हैं, एक बढ़िया वाला जो है उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण में हम क्या लेंगे, तो एक दुर्बल अम्ल लेंगे और उसी का हम जो है प्रबल क्षार के साथ मिलने वाला लवण लेंगे। तो मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, सुनो, बहुत मजेदार बात, CH3COOH लेते हैं, ये एक हमारे पास दुर्बल
अम्ल हो जाएगा और यही उस दुर्बल अम्ल का क्या हो जाएगा, तो भाई क्षारक हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। और ये दोनों जो रहेंगे इसका हमने एक बफर विलयन जो है वो बना लिया है। अब होगा क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जलीय विलयन में ये दोनों आयनित होंगे भाई, जलीय विलयन में ये दोनों के दोनों ही आयनित होंगे। आपका जो दुर्बल अम्ल है ये भी आयनित तो होगा, बोलो यस सर। और ये जो आपका लवण है कौन सा, तो भाई क्षारकीय लवण है, क्षारकीय लवण है, बोलो यस सर। तो ये भी कैसा होगा, तो आपने कहा सर ये भी आयनित होगा। चलो बहुत बढ़िया भैया। अब जब दोनों ही आयनित होंगे तो मुझे दोनों के क्या मिलेंगे भाई, आयंस मिलेंगे, वो देख लेते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास देखो अम्ल जो है वो ज्यादा दुर्बल है तो उसका आयनीकरण कैसा होगा भाई, कम होगा। आपका जो लवण है वो ज्यादा प्रबल है, वो कैसा है, प्रबल है, तो इसका आयनीकरण ज्यादा होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई कम आयनीकरण, कम आयनीकरण करण 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 करण, कम आयनीकरण। और यहां पर हमने जो चीज लिखी है ना बाबू, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यादा आयनीकरण। क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर इसको आप क्या बोलोगे, ज्यादा आयनीकरण। राइट, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ध्यान से देखिएगा, एक का आयनीकरण कम हुआ है और एक का आयनीकरण जो है बाबू वो कैसा हुआ है, तो आपने कहा सर ज्यादा हुआ है। ठीक है भाई। तो अब आपके पास कौन से आयन्स हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास में CH3COO नेगेटिव आयन है जो आपको मिला है दुर्बल अम्ल से, और आपके पास H3O+ आयन है जो भी आपको मिला है दुर्बल अम्ल से, और नीचे वाले जो दोनों आयन है ये किससे मिले हैं, आपको लवण से मिले। तो एक काम करते हैं मिलाते हैं इसमें अम्ल। चलो क्या करते हैं, तो भैया इसमें अपन मिलाते हैं अम्ल। आइए बनाते हैं इस कहानी को मजेदार। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये डिब्बा है, मेरे पास ये डिब्बा है, डिब्बा है, डिब्बा है, डिब्बा है, डिब्बा है। चलो मेरे पास यहां पर ये डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर दो चीजें हैं। इस डिब्बे के अंदर भाई दो चीजें हैं, कौन सी कौन सी, तो यार एक तो आपका दुर्बल अम्ल ले लिया, ये ले लिया आपने दुर्बल अम्ल, और क्या ले लें और एक जो है हम ले लेते हैं टैन 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 टैन। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमने दोनों ही चीजें यहां पर ले ली है। अब भैया मैं कहता हूं कि ये जो चीज आपको दिख रही है, ठीक है, ये है आपके पास दुर्बल अम्ल, तो उसको मैं सीधे यहां पर लिख देता हूं भाई। दुर्बल अम्ल आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH, और वो जो सांप जैसे ऐसे दिख रहे हैं ना लहर, ठीक है, वो हमारा हो गया कौन सी चीज, तो आपने कहा सर CH3COONA। ठीक है, ये कैसा है, तो आपने कहा सर दुर्बल है, और ये कैसा है, तो आपने कहा सर प्रबल है। मतलब इसका आयनीकरण ज्यादा होगा और ऊपर जो दिया गया है ना उसका आयनीकरण कैसा होगा, आपने कहा सर कम होगा। होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, होगा क्या, तो आपने कहा सर देखिए, अरे अरे रुको, तो आपने कहा सर देखिए पता है क्या होगा, ये आपका जो CH3 और ये यहां पर COOH है ना, ये टूट जाएगा आपका, ठीक है, किसमें, तो भैया CH3COO नेगेटिव में। ये पूरा का पूरा जलीय विलयन में हो रहा है, इसलिए यहां पर एक्वस भी अपने को लिखना पड़ेगा, वो भी अपन लिख देते हैं। ठीक है, चलो अंडरस्टूड है कि ये पूरा का पूरा जो है वो जलीय विलयन में हो रहा है। चलो भैया CH3COO नेगेटिव, यहां पर भी एक्वस होगा और साथ में जो है हमारे पास हाइड्रोनियम का आयन होगा, और ये भी कैसा होगा, आपने कहा सर एक्वस होगा। तो ये थी आपकी पहली अभिक्रिया। अब आते हैं दूसरी वाली पर। तो भैया आपके पास जो CH3COONA है, राइट, ये भी एक्वस विलयन में आपका है, जलीय विलयन में है, और ये भी जो है बहुत ध्यान से देखना, ये भी जो है कैसा होगा, आयनीकृत हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, तो भाई CH3COO नेगेटिव मिलेगा, और ये हो गया आपका ऐसा, और ये यहां पर आपको Na+ मिलेगा, और वो भी एक्वस मिलेगा। तो आपको जो एसिटिक आयन मिल रहे हैं, एसिटेट के जो आयन मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, आपने कहा सर 2 मिल रहे हैं, दुर्बल अम्ल से भी मिल रहा है और प्रबल आपका जो लवण है वहां से भी मिल रहा है। अब यदि इसमें हम HCl मिलाते हैं, यदि इसमें HCl मिलाते हैं तो अब आप बोलेंगे सर देखो
पीएच को नियंत्रित करने का तरीका सिर्फ यह है कि जो H+ के आयन है और OH- के आयन है, बस उनकी संख्या अपने को एक स्थिर बनाए रखनी है। अब मैंने कहा कि भाई थोड़ी खुरापात करते हैं और इसके अंदर मिला देते हैं HCl। आपने कहा ओके सर। अब जैसे ही हमने इसमें HCl मिलाया तो H+ आयन बढ़ जाएंगे। H+ आयन कैसे होंगे? तो आपने कहा सर बढ़ जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भैया, H+ आयन जो है वो कैसे होंगे? बढ़ जाएंगे। बहुत सही। H+ आयन यदि बढ़ जाएंगे तो पीएच कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीएच कैसा हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मुझे यदि इसी H+ आयन को, बहुत ध्यान से देखना, H+ आयन जो है वो बढ़ जाएंगे और पीएच कैसा होगा? तो आपने कहा सर कम हो जाएगा। अब H+ आयन जो बढ़े हैं, H+ आयन जो बढ़े हैं, यदि हम उसकी मात्रा को ही कम करते हैं, मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखना भाई, H+ आयन बढ़ जाएंगे HCl मिलाने से तो पीएच कैसा हो जाएगा? तो आपने कहा सर कम हो जाएगा। पर यदि मुझे पीएच को वापस वैसा का ही वैसा रखना है तो H+ आयन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? पर पीएच को स्थिर बनाए रखने के लिए, पीएच को स्थिर बनाए रखने के लिए पीएच को स्थिर बनाए रखने के लिए मैं क्या कह रहा हूं? बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है बाबू। पीएच को स्थिर बनाए रखने के लिए ये जो बढ़ गए थे ना H+ के आयन, इसको वापस से कम करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। पीएच को स्थिर बनाए रखने के लिए वो जो H+ के आयन इस विलियन में बढ़ गए थे, राइट, उसको अपने को वापस से कम करना पड़ेगा। तो पीएच के आयन के साथ में ये वाले जो आयन है ये क्या कर लेंगे भैया? रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे तो भाई CH3CO नेगेटिव और इसने H+ आयन के साथ रिएक्शन करके वापस से क्या बना लिया? CH3COOH, ये बना लिया। तो जो आपके H+ आयन बढ़ गए थे, जो भी यहां पर H+ आयन बढ़ गए थे, आपने ये जो एसिटेट आयन है इनसे रिएक्शन करवा के उसको क्या कर लिया? तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, इनसे जैसे ही रिएक्शन करवाया तो उसको आपने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। तो वापस H+ आयन कैसे हो जाएंगे? तो भैया स्थिर हो जाएंगे। वापस से जो H+ आयन है वो कैसे हो जाएंगे? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, वापस से जो H+ आयन है वो स्थिर हो जाएंगे और पीएच वापस, ठीक है, कम की जगह पर कैसा हो जाएगा? बढ़कर पुरानी स्थिति में आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बस नोट कर लो, खत्म बात। क्लियर? तो बहुत मजेदार बात है कि देखो H+ आयन यदि बढ़ेंगे तो उसको कम करने के लिए हमारे पास क्या है? तो भैया एसिटेट आयन है। H+ आयन यदि बढ़ेंगे तो पीएच में परिवर्तन होने की कोशिश होगी, उसको कम करने के लिए हमारे पास क्या है? तो भाई एसिटेट आयन है। अब आप सवाल करोगे कि सर यदि हम यहां पर किसी अम्ल की जगह पर यदि क्षारक मिलाते हैं तो क्षारक के मिलाने से OH- आयन बढ़ेंगे, तो उस OH- आयन को कम करने के लिए हमारे पास H3O+ आयन है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि यदि H+ आयन बढ़ रहे हैं तो उसको कम करने के लिए एसिटेट आयन है, और यदि हमारे पास OH- आयन बढ़ रहे हैं तो उसको कम करने के लिए हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है। देखो ये वाले आयन उपयोग कर जाएंगे, ठीक है, क्षारक मिलाने पर। तो मैं क्षारक वाली जो रिएक्शन है वो भी लिख देता हूं। तो मैंने कहा कि यदि हम इसमें एक क्षार मिलाते हैं, क्षार मिलाने पर OH- आयन जो हैं वो कैसे होंगे? तो आपने कहा सर बढ़ जाएंगे। OH- आयन कैसे होंगे? तो आपने कहा सर बढ़ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। दूसरी बात, OH- आयन कैसे होंगे? तो आपने कहा सर बढ़ जाएंगे। पीएच भी कैसा होगा? OH- बढ़ने से पीएच भी बढ़ जाएगा। पीएच जो है वो भी कैसा होगा? तो आपने कहा सर बढ़ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब पीएच कम करने के लिए वो जो OH- आयन बढ़े थे उसको वापस से हमें कैसा करना पड़ेगा भाई? कम करना पड़ेगा। क्या करेंगे उसके लिए? बड़े इंटरेस्टिंग कहानी। तो OH-
को कम करने के लिए, OH नेगेटिव को कम करने के लिए जो H3O+ आयन होगा ना, वो OH माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, तो भैया H2O बना लेगा। दैट्स ऑल। क्या बना लेगा, तो H2O बना लेगा। और यदि हम ध्यान से देखें तो भाई 2H2O बना लेगा, जिससे कि pH वापस वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो ये थी कहानी। इसीलिए आपके जो बफर विलियन होते हैं उनका pH नहीं बदलता। यदि आप थोड़ी बहुत मात्रा में HCl या फिर क्या मिला देते हो, कोई क्षारक मिला देते हो, तो उस सिचुएशन में भी देखो, जैसे आयन बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो विपरीत आयन है वो कहता है हम बढ़ने नहीं देंगे तुमको, हम आपके साथ रिएक्शन करके वापस से जो pH है या फिर H+ और OH- आयन जो है उस विलियन के उसको एक समान बनाए रखें। खत्म बात। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर, नोट करेंगे बच्चा। चलो, तो बात हो गई भैया खत्म। तो वही लिखा हुआ है, इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे, देखो, जैसे ही आप HCl डालोगे यहां आयनित होकर H3O+ आयन देगा। जैसे ही आपने HCl डाला यहां आयनित होकर क्या हो जाएगा, तो H3O+ आयन देगा, जो कि विलियन के pH को कम कर देता है, जो कि विलियन के pH को कैसा कर देगा भाई, कम कर देगा। पर जब ये एसिटेट आयन के साथ H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन रिएक्शन करेगा, ठीक है, अम्ल HCl था और ये बफर था आपका, तो वापस से देखो इक्वल हो जाएगा। अतः अम्लीय बफर में उपस्थित CH3COO नेगेटिव आयन के कारण अम्ल के H3O आयन जो है वो इस रूप में बदल जाते हैं और दोबारा से आयनीकृत नहीं होते हैं। इसलिए अपने को जो है दुर्बल अम्ल रखना होता है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर प्रबल अम्ल का क्यों हम बफर नहीं बनाते हैं, मतलब हम ऐसा क्यों बफर नहीं बनाते हैं कि भाई हमारे पास प्रबल अम्ल हो, हमारे पास एक प्रबल अम्ल हो और ठीक है और क्षारकीय लवण हो, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो भैया इसके पीछे की भी कहानी यह है कि प्रबल अम्ल आपने यूज किया, अब वो प्रबल अम्ल का जो भी नेगेटिव आयन होगा वो उस H3O+ के साथ मिलकर वापस से जो है अपने आप को अम्ल बनेगा और फिर से वो आयनीकृत हो जाएगा। तो नहीं, अपने को H+ आयन को वहां पर ठिकाने लगाना है कि भैया वो दुर्बल अम्ल बन जाए और आयनीकृत कम से कम हो। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जो H+ और OH- के आयन हैं, यदि उनकी मात्रा को हम सीमित कर सके, यदि हम उनकी मात्रा को सीमित कर सके या हमने कर लिया, तो उस सिचुएशन में pH जो है वो कैसा रहेगा, तो भैया एक समान बना रहेगा। और यही है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलो, तो ये बात तो अपनी एकदम चकाचक हो गई, ठीक है। चलिए भाई, ये बात तो एकदम ही चकाचक हो गई। तो HCl के मिलाने पर विलियन के pH पर होने वाले प्रभाव को उदासीन कर दिया जाता है और ठीक है, इसी को हम कहते हैं बफर एक्शन या फिर बफर क्रिया। इसी तरीके से यदि हम NaOH मिलाएंगे तो भी वो हो जाएगा। इसी तरीके से आप यदि NaOH मिलाते हो तो आपको बहुत सारे OH- नेगेटिव आयन मिलेंगे, ये देखो, और उससे फिर H3O+ मिलाने से वापस से जो है वो अपने आप को जल में परिवर्तित कर लेगा। तो बस आयनों की मात्रा जो है उसको यदि आप एक समान बनाए रखते हैं तो बफर में कभी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। चलिए भाई, ठीक, तो ये भी आपने देख लिया। तो कुल मिलाकर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि बफर अपनी आरक्षित अम्लता को क्षार के विरुद्ध और आरक्षित क्षारकता को अम्ल के विरुद्ध क्या करता है, काम में लाता है। अतः यह विलियन के जो pH होता है उसमें परिवर्तन को क्या करता है, तो भैया विरोध करता है। और कहानी यहां पर जाकर खत्म हो गई। चलो, आप इसे नोट करेंगे और अब हम बात करेंगे कि क्षारीय बफर की क्रिया क्या होती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भैया एक जो है दुर्बल, अरे बाबा, एक जो है मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो आपने कहा सर दुर्बल क्षार तो लेना ही लेना पड़ेगा, और एक मुझे अम्लीय लवण लेना पड़ेगा। अम्लीय क्या लेना पड़ेगा, तो आपने कहा सर लवण। चलो भाई, तो दुर्बल क्षार कौन सा लिया, तो हमारा फेवरेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोलो यस सर। प्लस अम्लीय लवण कौन सा लिया, दुर्बल क्षार कौन सा लिया, तो हमारा फेवरेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सवाल पैदा होता है कि सर अम्लीय लवण कौन सा लेंगे, तो कोई भी ले लो भैया, ये वाला ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो। चलो, तो NH4Cl हो गया,
NH4 Cl आप यहां पर लिख सकते हो। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो उस तरीके से आपको रिएक्शन मिलेगी। मतलब ये कि आपका जो दुर्बल क्षार होगा वो इन दोनों आयनों में परिवर्तित हो जाएगा। आपका जो प्रबल आपका भाई क्या था, लवण था, वो भी इन दोनों आयनों में परिवर्तित हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। अब इससे होगा क्या? यहां पर अपने को ये टारगेट रखना है कि जो OH नेगेटिव आयन है, यहां पर आपका जो OH नेगेटिव आयन है, इसकी मात्रा यदि आपने बराबर रख ली, इसकी सांद्रता यदि आपने एकदम बराबर रखी हुई है, इसकी मात्रा यदि आपने एकदम बराबर रखी हुई है, तो पीएच में कोई भी परिवर्तन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और यही कहानी है। तो इतना तो आप नोट करेंगे, देखते हैं कैसे होता है और बढ़ते हैं आगे। चलो चलिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैंने कहा कि अब यहां पर, अच्छा इसको मैं पूरा लिख लेता हूं, NH4 हो गया और ये यहां पर क्या हो गया आपका Cl हो गया। अब यदि इन दोनों का हम आयनीकरण देखते हैं तो जो हमारा दुर्बल क्षारक है भाई वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें? तो अमोनियम आयन में और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन में। ये भी अमोनियम आयन में और ये हो जाएगा आपका क्लोरीन के आयन में। अब सवाल पैदा होता है कि बस इसको यदि हमने एक स्थिर बना रख लिया, ये जो OH माइनस नेगेटिव, OH नेगेटिव जो हमारे पास आयन है, OH माइनस आयन कह लो या OH नेगेटिव आयन आप कह लो, यदि इसको हमने एक कांस्टेंट या स्थिर बनाए रख लिया तो पीएच जो है वो हमारा कैसा रहेगा? तो भैया एकदम स्थिर रहेगा। बहुत सिंपल और मजेदार कहानी है। चलिए, तो अब क्या करते हैं? तो मैंने कहा सुनो एक काम करते हैं, इसमें ना कुछ भी डाल दो, एक कोई भी आप इसमें जो है अम्लीय क्षारक डाल दो। अब मैं जैसे इसे डाल दूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही आप डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर जाएगा और बोलेगा भैया हम तो आयनीकृत होंगे। इससे आपके जो OH नेगेटिव आयन है उसकी मात्रा कैसी होगी? तो भाई बढ़ जाएगी। और यहां पर OH माइनस आयन की जब मात्रा बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, तो इस सिचुएशन में आपका जो पीएच है वो भाई ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए फिर ये वाला जो आयन है, अमोनियम आयन जो है, बात समझ में आ रही है, ये रिएक्शन करेगा और यहां से जो भी आपको एक्स्ट्रा OH माइनस आयन मिलेंगे उनके साथ रिएक्शन करके उस पूरी रिएक्शन को कैसा कर लेगा? तो भाई बैलेंस कर लेगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, इसी को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए भाई, पक्का बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब यदि आप इसमें HCl डाल देते हो, बात समझ में आई, तो HCl जो है वो क्या करेगा? तो H+ आयन जो रहेगा वो OH माइनस के साथ रिएक्शन करके वो 2H2O बना लेगा। तो इस तरीके से भी HCl के योग होने से भी पीएच में या विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आयनों के सांद्रता में ही परिवर्तन नहीं होगा तो उनका जो पीएच होगा उसमें भी क्या नहीं होगा? भाई परिवर्तन नहीं होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है जी, बोलिए यस सर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आप उसमें अम्ल डालिए या फिर क्षारक डालिए, आयनों में परिवर्तन ना होने के कारण जो पीएच है वो एक समान मात्रा में बना रहता है। मैंने कहा एक काम करते हैं, बफर विलयन में अब NaOH हमने डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि आपके जो OH माइनस आयन है, जैसा कि CaOH2 के टाइम पर मिल रहे थे आपको, वो बढ़ जाएंगे। तो NH4 बफर वाला उससे क्या, देखो इसलिए इसको हम बफर कहते हैं। बफर वाला NH4 जो है वो उसके साथ रिएक्शन करके वापस से परिवर्तित हो जाएगा किसमें? तो भैया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। इसका मतलब ये कि अम्लीय और क्षारीय बफर दोनों ही बफर विलयन में अम्लीय क्षार का योग करने पर पीएच में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका क्या करते हैं? तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, विरोध करते हैं। बस खेल हो गया यहां पर खत्म। तो बफर क्रिया का आपको पता होना बहुत जरूरी है और ये एक पार्ट है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं रट सकते, इस कहानी को आपको समझना ही पड़ेगा। चलिए भाई, अब कई बार क्या होता है कि जो बफर विलयन होता है उसमें जो पीएच है उसकी हमें क्या करनी होती है? गणना करनी होती है। कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो, तो यदि आपके पास अम्लीय बफर है तो अम्लीय बफर क्या होगा? तो भैया दुर्बल अम्ल होगा। बोलो यस सर। दुर्बल कैसा? तो अम्ल। और आपका क्षारीय लवण होगा। क्षारीय कैसा होगा? तो आपने कहा सर लवण होगा। दुर्बल अम्ल होगा और क्षारीय कैसा होगा? तो भाई लवण होगा। क्षारीय बफर की यदि आप बात करते हैं, राइट, तो ये कैसा हो जाएगा? तो आपने कहा सर दुर्बल क्षार होगा और अम्लीय लवण होगा। अम्लीय क्या होगा? तो आपने कहा सर अम्लीय लवण होगा। दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा आपका अम्लीय लवण, लवण, लवण। दैट्स खत्म बात। तो पीएच निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए pKa।
और pKa के लिए या तो आपको Ka पता होना चाहिए या फिर pKa डायरेक्टली गिवन होता है। पड़ोस में आप लगा दो लॉग, भैया ऊपर की तरफ आपके लवण की सांद्रता, नीचे की तरफ आपके अम्ल की सांद्रता। बड़ा हॉट फॉर्मूला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू हमें पुट करनी होती है और आंसर हमारी आंखों के सामने होता है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे भैया इस पर हम, ठीक है। तो पीएच का फॉर्मूला ये होगा, पीएच यदि आप निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको पीके भी पता होना चाहिए। तो यदि ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है या आपने यदि कैलकुलेट कर लिए तो उस तरीके से आप अम्लीय बफर और आपका जो क्षारकीय बफर है इसका पीएच या फिर पीओएच जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग बात, चलो भाई नोट करेंगे, आप इसे करेंगे नोट। ये हो गई कहानी इंटरेस्टिंग और हम लगाएंगे इस पे का गर्मा गर्म तड़कता भड़कता क्या, तो भैया सवाल आ जाओ। ये रहा एक सवाल, और उससे पहले कुछ और चीजें कि Ka का मान जितना अधिक होगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई Ka का मान जितना अधिक होगा pKa का मान उतना कम होगा, अतः अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं कि Ka के बढ़ने से, रुको pKa pH प्रबलता, या आप लिख सकते हैं अम्ल की प्रबलता, अम्ल की क्या, तो भाई प्रबलता, और ये नीचे की तरफ यहां पर आ जाएगा आपका Ka। खत्म बात, मतलब इतनी सी कहानी थी। तो जितना ज्यादा आपका Ka का मान होगा उतना अधिक आपका क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, Ka के मान ज्यादा होने से, ठीक है, उतना अधिक आपका pOH होगा, pKa का मान उतना कम होगा, और अम्ल जो है वो उतना अधिक कैसा हो जाएगा भाई, तो प्रबल हो जाएगा, क्योंकि pH उतना ही क्या होगा, कम होगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, नोट कर लो। पक्का बोलेंगे यस सर, और चलेंगे आगे। एक बढ़िया वाला सवाल देखेंगे भाई, हमारे पास एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, हमारे पास एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, कितना दिया है, तो भाई इसके कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपका कितना, 0.01 m, 0.1 m, और सोडियम एसिटेट भी हमारे पास दिया हुआ है, और ये है आपका इस तरीके से, एंड दिस इज गिवन बाय व्हाट, 0.15 m। चलो भैया ये दो चीजें यहां पर दी हुई हैं, ये दो चीजें जो हैं वो यहां पर दी हुई है, और यहां पर जो है Ka भी हमारे पास गिवन है, दैट इज व्हाट, Ka is equal to what, 1.75 into 10⁻⁻⁵। ये आपका जो है Ka दिया हुआ है, ठीक है जी। और हमें जो है इसका निकालना है pH निकालना है। हमें क्या निकालना है, तो आपने कहा सर pH कैलकुलेट करना है, चलो बढ़िया है। तो जब हमें pH निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक बढ़िया वाला सूत्र लगाएंगे, दैट सूत्र इज ऑलरेडी गिवन हियर। देखो pH बराबर होता है pKa प्लस लॉग ऑफ जो आपका लवण है उसकी सांद्रता बटे जो भी आपका अम्ल है उसकी सांद्रता। अब भाई जहां पर pKa लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लॉग Ka लिख सकता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जहां पर pKa लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लॉग Ka लिख सकता हूं। बस खत्म बात, मेरे को वैल्यूज ही तो पुट करनी है, वैल्यूज पुट करते हैं। आ जाओ, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये देखो Ka की वैल्यू, अम्ल की वैल्यू है वाली, लवण की, सब वैल्यूज रखी हुई। चलो तो माइनस लॉग ऑफ Ka कितना दिया है, तो आपने कहा सर 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस यहां पर लॉग होगा, और आपका जो लवण है वो कितना है भैया, तो ये दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 इतना, बटे अम्ल जो है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दिया हुआ है। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि यहां से आपको लॉग कितना मिल जाएगा, तो आप एक पॉइंट इधर लेकर आएंगे तो 1.5 मिल जाएगा, या 15 इंटू 10⁻⁻1 मिल जाएगा। चलिए भाई, तो ये दोनों वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे और यहां से आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। लॉग देखना जो है हम वो आसानी से सीख ही चुके हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। यस सर, नोट करेंगे, क्या कहते हो, एक बार इसका आंसर जो है वो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया। तो जो आंसर है वो हमारा कितना आया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। तो इस वाले को आपने a मान लिया, इस वाले को आपने b मान लिया, फिर सीधे वो जो log a प्लस b, आप log a b लगाया, जिससे log a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, और इसको सॉल्व अपन ने कर लिया। अब क्योंकि इस सॉल्यूशन को हमने कई बार किया हुआ है,
क्योंकि इस सॉल्यूशन को हमने कई बार किया हुआ है, लॉग के कैलकुलेशन अपने भर भर के किए हुए हैं, इसलिए अब मैं यहां पर दोबारा नहीं कर रहा हूं और आपका जो पीएच है वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब कि ये जो 4.93 है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5, राइट, ये पीएच यहां पर एकदम कांस्टेंट बना रहेगा और कांस्टेंट बना रहेगा। अब आप इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाइए या फिर क्षारक मिलाइए, इसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो भैया ये रही बात आपके बफर सॉल्यूशन यानी कि बफर विलियन की, एक बड़ा हॉट टॉपिक था और सारे एग्जांपल्स मैंने इसमें आपको जो है बफर विलियन के, चाहे वो अम्लीय हो या फिर क्षारीय हो, बता चुका हूं। इसको बड़े बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट रखना, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगली क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें हम बात करेंगे सम आयन प्रभाव के बारे में। इसके लिए आपको अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपके पास 3 ऑप्शन है, एक आपके पास यूट्यूब वाला ऑप्शन है, दूसरा आपके पास जो है हमारा भैया देखो मोबाइल से भी आप देख सकते हो, आप अपने टैब से भी देख सकते हो। गूगल से यदि आपको वेबसाइट के थ्रू जाना है तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर सारे जो कोर्सेज है वो ऑलरेडी आपको गिवन रहेंगे। हिंदी मीडियम वाले यदि आप हैं तो भैया 7वीं से लेकर 12वीं तक सारी कक्षाएं, इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाएं, साथ में एक स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसी क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम अगली क्लास में मिलने वाले हैं। आज की क्लास में यदि कोई भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसे पुट कर लीजिएगा। अगली क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।